आगतम स्वागतम सुस्वागतम. तुम्हा सर्वांचं अश्विन यूट्यूब चॅनलवरती सहर्ष स्वागत आहे. आज आपण हिंदी विषयाचा दुसरा विभाग पाहणार आहोत, तो म्हणजे लिपी. भाषा की लेखन विधि को लिपि कहते हैं. भाषा की लेखन विधि को लिपि कहते हैं. अलग अलग भाषाओं की लिपि भी अलग अलग होती है, जैसे हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी, नेपाली आदि भाषाओं की लिपि देवनागरी है. अंग्रेजी की लिपि रोमन है तथा पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है और उर्दू फारसी लिपि में. मौखिक ध्वनियों को जिन निश्चित चिन्हों के माध्यम से एक विशेष व्यवस्था में प्रस्तुत किया जाता है उसे लिपि कहते हैं. मौखिक ध्वनियों को जिन निश्चित चिन्हों के माध्यम से एक विशेष व्यवस्था में प्रस्तुत किया जाता है उसे लिपि कहते हैं. किसी भी भाषा के लेखन की विधि को लिपि कहा जाता है. भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है. प्रत्येक भाषा की अपनी अलग अलग लिपि है. भाषा की ध्वनियाँ जिन लिखित संकेतों में लिखी जाती है वे लिपि चिह्न कहलाते हैं. जैसे हिंदी के लिपि चिह्न है क, ख, ग, घ, अंग आदि. विभिन्न भाषाएं और उनकी लिपियाँ. प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है. जैसे हिंदी भाषा को जिस रूप में लिखा जाता है उसे देवनागरी लिपि कहते हैं. इसी प्रकार यह तालिका देखिए. भाषा और लिपि. फ्रेंच भाषा की लिपि है रोमन, अंग्रेजी रोमन, पंजाबी गुरुमुखी, उर्दू, फारसी, मराठी देवनागरी, तिब्बती उचेन, सिंहली अबुगिडा, नेपाली देवनागरी, चीनी कांजी, कन्नड़, जापानी हांजी. भारत की प्राचीन लिपियाँ. भारत की प्राचीनतम लिपि का नाम ब्राह्मी लिपि है. इसी लिपि में सम्राट अशोक ने शिलालेख लिखे गए हैं. उनकी भाषा प्राकृत है, लेकिन लिपि का नाम ब्राह्मी है. इस ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि का विकास हुआ है. जैसे सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ पर ब्राह्मी लिपि में लिखी राजधानी. व्याकरण. व्याकरण शब्द का सामान्य अर्थ होता है शब्दों का विश्लेषण. व्युत्पत्ति के अनुसार व्याकरण का अर्थ होता है जिसमें शब्दों में प्रकृति प्रत्यय का विवेचन हो. कुछ भी कहा जाए, व्याकरण भाषा के मानक रूप का निर्धारण करता है. व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जो भाषा के वर्णों, शब्द और वाक्यों का शुद्ध ज्ञान एवं प्रयोग सिखाता है. व्याकरण वह शास्त्र है जो किसी भाषा के उच्चारण तथा लेखन के नियमों की व्यवस्थित पद्धति की जानकारी देता है. व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप से परिचित करवाता है. व्याकरण भाषा को अनुशासित तथा व्यवस्थित बनाता है. व्याकरण की सहायता से भाषा को एक मानक रूप प्रदान किया जा सकता है. व्याकरण शब्द वि अधिक आ अधिकरण से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है भली भांति समझना. भली भांति समझाना. व्याकरण में भाषा को नियमित और व्यवस्थित बनाने के नियम होते हैं. किसी भी भाषा का व्याकरण ही भाषा पर आधारित होता है. भाषा व्याकरण पर आधारित नहीं होती. वह शास्त्र जिसके द्वारा हम भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे व्याकरण कहते हैं. व्याकरण का ज्ञान भाषा के शुद्ध रूप को जानने के लिए अति आवश्यक है.
व्याकरण के विभाग। व्याकरण के निम्नलिखित 3 विभाग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। इस वर्ण विचार, इसमें अक्षरों के आकार, भेद, लिखने की विधि तथा उनके उच्चारण आदि का विचार किया जाता है। शब्द विचार, इसमें शब्दों के भेद, रूप, बनावट आदि के विषय पर विचार किया जाता है। वाक्य विचार, इसमें वाक्य की रचना, उनके भेद, वाक्यों और उनके उपविभागों के आपसी संबंध, वाक्य बनाने तथा अलग करने की रीति और विराम चिन्हों आदि पर विचार किया जाता है। भाषा का आधार वर्ण होते हैं। वर्णों को मिलाकर शब्द निर्माण किया जाता है। शब्दों से वाक्य बनाए जाते हैं। इस प्रकार भाषा में वर्ण, शब्द तथा वाक्य प्रमुख होते हैं। इन्हीं के आधार पर व्याकरण के 3 विभाग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार तथा वाक्य विन्यास। साहित्य। साहित्य शब्द स अधिक हित से बना है, जिसका अर्थ है हित करने वाला, अर्थात जो रचना समाज का हित करे उसे साहित्य कहते हैं। किसी भी भाषा के ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। लिखित रूप से संचित ज्ञान का भंडार साहित्य कहलाता है। साहित्य के 2 प्रकार होते हैं: गद्य साहित्य, गद्य साहित्य। गद्य साहित्य में निबंध, लेख, कहानी, जीवनी, संस्मरण पत्र, आत्मकथा, डायरी, नाटक, एकांकी, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत आदि आते हैं। गद्य साहित्य में चिंतन, मनन तथा विचार की प्रधानता होती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, अमृतलाल नागर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद इत्यादि प्रमुख गद्य लेखक हैं। पद्य साहित्य। पद्य साहित्य में सवैया, दोहे, चौपाई, छंद, कविता, महाकाव्य आदि आते हैं। पद्य साहित्य में भावों को प्रमुखता दी जाती है। तुलसीदास, सूरदास, बिहारीलाल, रहीम, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔंध, सोहनलाल द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर इत्यादि प्रमुख पद्य लेखक हैं। गद्य रूप: कहानी, कथा, पत्र, निबंध, संस्मरण, अनुच्छेद, संवाद, उपन्यास, जीवनी, रेखाचित्र, नाटक, एकांकी आदि। प्रमुख गद्य लेखक, साहित्यकार: प्रेमचंद, मानसरोवर, गोदान, मंगलसूत्र, जयशंकर प्रसाद, ध्रुवस्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, आचार्य चतुरसेन, वयरक्षामः, सोमनाथ, वैशाली की नगरवधू, कन्हैयालाल, माणिकलाल मुंशी, युधिष्ठिर, बंसी की धुन। पद्य साहित्य, इसे काव्य या कविता भी कहा जाता है। जब कवि अपने शब्दों को छंद, तुक, लय द्वारा व्यक्त करता है तब उसे पद्य साहित्य कहते हैं। जैसे रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो जटा काय, टूटे ते फिरी ना जुरे, जुरे गाठ परी जाय। पद्य के रूप: दोहा, कुंडली, कवित्त, सवैया, पद, सोरठा, छंदबद्ध कविता, छंदमुक्त कविता। प्रमुख कवि: संत कबीर, रहीम, संत मीराबाई, बिहारी, संत तुलसीदास, सूरदास, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, पंत निराला, बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर, हरिऔंध, मैथिलीशरण गुप्त, मुक्तिबोध आदि। संस्कृत के भाष्य धातु से भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार देश में लगभग 77% लोग हिंदी बोलते हैं। हिंदी भाषा का मूलाधार संस्कृत भाषा है। आता
यह भी वैज्ञानिक भाषा है। यह भारत की राजभाषा और संपर्क भाषा है। विदेशों में भारत की भाषा हिंदी ही मानी जाती है। भाषा संप्रेषण का माध्यम है। इसके दो प्ररूप है, मौखिक भाषा तथा लिखित भाषा। संपर्क भाषा विभिन्न भाषी लोगों के मध्य संपर्क स्थापित करने का माध्यम होती है। राजभाषा सरकारी कार्यालयों में राजकाज की भाषा होती है। राष्ट्रभाषा व्यापक स्तर पर बोली जाने वाली भाषा होती है। लिपि मौखिक ध्वनियों को लिखने के लिए निर्धारित चिन्हों की व्यवस्था होती है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। साहित्य के दो रूप हैं, गद्य एवं पद्य। गद्य विचारों को तथा पद्य भावों को प्रमुखता देता है। व्याकरण भाषा सीखने के नियमों की व्यवस्थित पद्धति है। धन्यवाद।